हम जटिल मुश्किल बाजारों में मौजूद हैं। आप जानते हैं ये कैलिफोर्निया नहीं है। क्या हम वास्तव में सभी सूचनाओं को सटीकतापूर्ण कैप्चर कर रहे हैं? तो मेरे साथ सोफे पर एक उद्यम पूंजीपति बैठे हुए हैं। उनका नाम खालिद तलहोनी है। वह नुवा कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं। मैं हमेशा मिस्र के स्टार्टअप की स्थिति से बहुत प्रभावित रहा हूं। मुझे लगता है कि उनके पास कुछ बेहतरीन संस्थापक हैं। इससे मैं मुश्किल में पड़ी डीडीएचने वाला हूं, क्योंकि मेरी दोनों पार्टनर महिलाएं हैं। आप स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि आप वह पैसा कहां बनाते हैं। अर्जुन के साथ काउचोनॉमिक्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे साथ सोफे पर एक उद्यम पूंजीपति बैठे हुए हैं। उनका नाम खालिद तलहोनी है। वह नुवा कैपिटल के प्रबंध भागीदार हैं और हम वास्तव में कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले हैं। तो ये पहली बार है जब मैं वास्तव में खालिद से व्यक्तिगत रूप से मिल रहा हूँ। हमने कुछ संदेशों का आदान प्रदान किया और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ एपिसोड में हमने बात की है। आप जानते हैं उद्यम पूंजी की भूमिका, और यह वास्तव में न केवल फिनटेक बल्कि व्यापक प्रकार के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे आकार दे रही है। मुझे लगा कि सीजन 3 की शुरुआत में एक उद्यम पूंजीपति को सामने लाना एक अच्छा विचार होगा। तो इसी के साथ खालिद, सोफे पर आपका स्वागत है। हाँ, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम कुछ क्षण पहले कह रहे थे, मैं शो का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, इसलिए मैं अधिकांश एपिसोड सुन चुका हूँ और मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं उसकी सराहना करता हूँ। मैं इसकी सराहना करता हूँ। भले ही आपका यह मतलब ना हो, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। तो खालिद, मैं 2023 के लिए कुछ आंकड़ों के साथ शुरुआत करता हूँ, जो मेरे लिए उद्यम पूंजी के मामले में अब तक का सबसे अच्छा वर्ष नहीं था। ठीक है, तो मैं कुछ आंकड़े साझा करने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि सार्वजनिक डोमेन में हैं। आप इन्हें पहचान लेंगे। मुझे लगता है कि इस सब का एक मुद्दा यह है कि मेरे पास अंत में कुछ बहुत ही स्पष्ट प्रश्न हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पर आंकड़े बताते हैं कि लगभग $4 बिलियन उद्यम पूंजी के माध्यम से जुटाए गए, जिसमें कर्ज भी शामिल थे, जो ईमानदारी से कहूं तो इसका अधिकांश हिस्सा वर्किंग कैपिटल कर्ज था, जिसे बहुत सारे BNPL कंपनियों ने जुटाया था। जहां तक मैं समझता हूं, यह परिवर्तनीय नोट भी नहीं था। यदि आप कर्ज को हटा दें तो स्टार्टअप फंडिंग में लगभग 35% की गिरावट आई, और ईमानदारी से कहूं तो इसमें से बहुत कुछ को वर्ष के अंत में बचाया गया था, क्योंकि मुझे लगता है कि अकेले नवंबर और दिसंबर में लगभग $1.8 बिलियन थे। ठीक है। मुझे लगता है मेगा डील्स भी बहुत बड़े पैमाने पर। बिल्कुल, और लगभग 5 मेगा डील्स थे। मुझे लगता है कि ये टबी, टमारा नाना फ्लोवर्ड और MTN हालन है। मुझे लगता है कि उन्होंने लगभग $1 बिलियन जुटाए। और फिर आप जानते हैं, सऊदी काफ़ी दिलचस्प प्रतिभागी के रूप में उभरा। ये 5 मेगा डील्स एक तरह से सऊदी कंपनियां हैं। मुझे पता है कि टबी साल के दौरान सऊदी चला गया, लेकिन आप जानते हैं वे एक सऊदी कंपनी है। तो अगर मैं एक कदम पीछे हटकर देखूं, और मेरे पास कुछ अन्य आंकड़े हैं जिन्हें मैं स्पष्ट प्रश्नों के साथ शुरू करना चाहता हूं, 2023 को समाप्त करते हुए और 2024 में उद्यम पूंजी के लिए राष्ट्र की स्थिति क्या है, इस पर आपका क्या विचार है? ज़रूर। तो मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से 2023 तक उद्यम पूंजी की उपलब्धता और प्रयुक्ति में बाजार में गिरावट आई थी, और ये वास्तव में 2022 से शुरू हुआ। मेरा मानना है कि डेटा सांकेतिक है, जैसा कि आपने कहा। इसमें कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला प्रभाव है कि आप जानते हैं, चाहे इसमें कर्ज हो या नहीं। और फिर क्या हम वास्तव में सभी जानकारियों को सटीकता से कैप्चर कर रहे हैं? लेकिन मुझे लगता है कि यह कहना सुरक्षित है कि वास्तविक रूप से और बाजार में होने से ही एक तरह का संकुचन होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह व्यापक दृष्टिकोण से बुरी बात है। इसलिए यदि मैं उद्यम पूंजी को देखता हूँ, और मैं पिछले 16-17 वर्षों से ऐसा कर रहा हूँ, मुख्य रूप से MENA और तुर्की में और थोड़ा दक्षिण पूर्व एशिया में, मुझे लगता है कि यदि आप इस बाज़ार को देखते हैं और आप पीछे मुड़ते हैं, आप इसके बारे में वार्षिक समयावधि के बजाय थोड़े लंबे समय का सोचते हैं, आप देखेंगे हम मूल रूप से, आप जानते हैं, 2015-2016 में पूरे क्षेत्र में लगभग 300 मिलियन की उद्यम पूंजी प्रयुक्त की गई थी। पिछले साल प्रयुक्त 2.5 से $4 बिलियन के बीच किए गए, जिसमें कर्ज शामिल है। कर्ज को हटाएं, शायद 2.5 बिलियन के करीब है। तो मेरे लिए ये उस संख्या में वार्षिक उतार चढ़ाव के बजाय उद्यम पूंजी की उपलब्धता के एक व्यापक पथ के बारे में है। क्योंकि आप इसके बारे में सोचते हैं, उद्यम पूंजीपतियों और निवेशकों के रूप में हमारे लिए ये कंपनी गठन के समूह की तरह है। ऐसी कंपनियां हैं जो 1, 2 या 3 साल में बनती हैं और वे उस अवधि में पैसा जुटाती हैं। ये एक तरह का नहीं है। इसके बारे में वार्षिक रूप से सोचें। वेतन वृद्धि बहुत अच्छी नहीं है। खैर, अभी हमारे पास केवल यही एक चीज़ है, लेकिन यह समग्र गति को मापने के मामले में बहुत उपयोगी नहीं है। मुझे लगता है एक तरीका जिसके बारे में मैं सोचता हूँ वह है
जब आप एक हवाई जहाज़ में होते हैं और आप अशांति से गुजर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ऊपर और नीचे जा रहे हैं काफ़ी तेज़ गति से, लेकिन अगर कोई ज़मीन से विमान को देख रहा है तो ऐसा लगता है कि ये काफ़ी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ इसी तरह का गतिशील चल रहा है। मैं कहूँगा कि 2020 से 2022 की अवधि में मुझे लगता है कि ये एक विपथन था। मुझे लगता है कि हम कंपनियों में उद्यम पूंजी की प्रयुक्ति के वेग के मामले में वापस औसत में लौट रहे हैं, और मुझे लगता है कि समय के साथ उद्यम पूंजी की उपलब्धता निस्संदेह बढ़ेगी, चाहे 2024 में यह स्थिर रहे या कुछ कम हो। लेकिन अगर आप लंबे समय के क्षितिज को देखें तो मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि 2027-2028 में उद्यम पूंजी की उपलब्धता में काफ़ी वृद्धि होगी, क्योंकि हम उद्यम पूंजी में बड़े पैमाने पर कम प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि बात यही है ना? तो खैर, पूरे सम्मान के साथ हम यहाँ बैठ सकते हैं, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं और कह सकते हैं आप जानते हैं विमान ऊपर जा रहा है, लेकिन केवल एक ही रास्ता है, क्योंकि जैसा आपने कहा हमने बहुत कम आधार से शुरुआत की है। ठीक, कुछ सवाल जो मेरे दिमाग में आते हैं, और ये किसी भी तरह से डेटा द्वारा मान्य नहीं है बल्कि सिर्फ बातचीत से मान्य है। अगर मैं ऐसा कह सकता हूं तो मैं नहीं मानता कि प्रयुक्ति योग्य नकदी की कमी है, तो फर्म के लिहाज से ड्राई पाउडर की कोई कमी नहीं है। हाँ, दूसरी बात जो मैंने सुनी है वह है, ठीक है, डील फ्लो मौजूद नहीं है ना? मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन मुद्दों को स्वतंत्र रूप से उठाएं। तीसरा, हाँ, आप जानते हैं मुझे लगता है कि 2020-2021 में एक स्पाइक वहां था। मेरी राय में ये काफ़ी हद तक सिर्फ फोमो की तरह था, चलो बस झुंड का अनुसरण करते हैं, है ना, और बस शब्द को प्रयुक्त करते रहें। और फिर भी उस अवधि के दौरान अधिकांश प्रयुक्ति कुछ चुनिंदा कंपनियों पर केंद्रित थी। और फिर आप इसमें एक और कारक जोड़ते हैं जो कि फिनटेक है ना? एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप जानते हैं 4 बिलियन को भूल जाएं, लेकिन कर्ज की राशि घटाने के बाद भी जो हिस्सा है, और हमें विशेष रूप से स्टार्टअप विकास को व्यापक स्तर पर देखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अर्थव्यवस्था विविधीकरण करने की कोशिश कर रही है वगैरह वगैरह। तो इन सभी पर मेरे लिए चुनें, और अगर मैं उन्हें दोहराऊंगा यदि आप नहीं कर सकते। चुनने के लिए बहुत कुछ है, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि श्रोता वास्तव में यही सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले, प्रयुक्ति योग्य ड्राई पाउडर की कोई कमी नहीं है। आप लोगों ने बाजार से हाथ खींच लिया है या आपके एलपी चले गए हैं और कहे हैं कि प्रयुक्ति बंद करो। हाँ, तो असल में हमारे अनुभव से हमारे पास शुरू में 100 मिलियन का फंड है जो ज़्यादातर अप्रयुक्त है, और वास्तव में जब बाज़ार तेज़ था तब हम पीछे हट गए। इसलिए 2021 में हमने 2021 में उस फंड का पहला समापन किया, और साल के अंत तक आप जानते हैं हमने ये कहते हुए निर्णय लिया, हम रुक रहे हैं और हम इसे वास्तव में धीमा करने जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रवेश मूल्यांकन को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश की गति, मुझे लगता है कि वास्तव में यदि कोई आपको मंगलवार को कॉल कर रहा है और कहता है कि आपको शुक्रवार तक बंद करना है और आप अभी अभी उस व्यक्ति से मिले हैं, तो आप वास्तव में निवेश नहीं कर रहे हैं, आप बस पूंजी प्रयुक्त कर रहे हैं, और इसमें कोई उचित जांच पड़ताल नहीं है। आपके साथी ऐसा क्यों कर रहे थे, और मुझे खेद है कि मैं आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। आप लोग एक छोटा समुदाय हैं, आप में से अधिकांश एक दूसरे को जानते हैं, है ना? मैं आपके अधिकांश साथियों को जानता हूं। हाँ, तो बाकी लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? हमने भी ऐसा किया था, हमने भी थोड़ा बहुत ऐसा किया जब तक हमने इसे रोक नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मानव मनोविज्ञान झुंड मानसिकता और फोमो के विचार से जुड़ा हुआ है, और आप नहीं चाहते कि उद्यम पूंजी मॉडल भी उस अर्थ में अविश्वसनीय रूप से उधार दे जो आप कर रहे हैं। आप जानते हैं आप पावर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आपको बहुत कम संख्या में ऐसी कंपनियां मिलेंगी जो यदि आपको सही लगती है तो ये आपके रिटर्न को असमान रूप से बनाएगी या बिगाड़ेंगी। और इसलिए यदि हर कोई तेज़ी से प्रयुक्ति कर रहा है तो आप अगली बड़ी चीज़ को चूकने वाले हैं। तो इन सब के पीछे एक तरह का मनोविज्ञान है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही चल रहा था। हमने कुछ समय के लिए ऐसा किया और फिर हमने सोचा, आप जानते हैं हम ये खेल नहीं खेलने जा रहे हैं। मैं इंतज़ार करना पसंद करूंगा जब तक कि बाज़ार में गिरावट ना आए, और मुझे लगता है कि हम सही साबित हुए। बाज़ार में गिरावट आ गई, इसलिए हम अपने तीसरे वर्ष में अब ज़्यादातर अप्रयुक्त हैं। इसलिए हमने केवल 40% ही प्रयुक्त किया है। हमारे एलपी वास्तव में उस समय हमें और अधिक प्रयुक्त करने के लिए दबाव डाल रहे थे, यह कहते हुए, ओह आप वास्तव में अप्रयुक्त हैं, आप वास्तव में अप्रयुक्त हैं। नहीं तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मैं कुछ और कर लूँगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोगों का कहना था कि आप ज़्यादातर अप्रयुक्त हैं, आप धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे आम बात थी। शुक्र है कि हमारे एलपी, इस फंड में हमारे लगभग 17 एलपी हैं जो वे काफ़ी सहायक हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं बोला कि ठीक है रुको, आप जानते हैं इस पूरे बाज़ार का सत्यानाश हो गया। कोई भी इस तरह नहीं गया, इसलिए हम उस मामले में काफ़ी भाग्यशाली रहे। तो ड्राई पाउडर पर आपके प्रश्न पर वापस आते हैं।
2018-2019 में वेंचर कैपिटल उद्योग जब सॉवरेन फंड्स प्रवेश किया तो बाजार बदल गया। सॉवरेन फंड्स ने बाजार में प्रवेश किया और उन्होंने निजी क्षेत्र को भी प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसे में बड़े कारोबारी घराने और कॉरपोरेट्स ने भी एलोकेटर्स के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इससे काफ़ी बड़ा उछाल आया। उस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बाजार को एक खास तरह से आकार मिला। तो आज वेंचर कैपिटल बाजार काफ़ी बिखरा हुआ है, कोई बड़े खिलाड़ी नहीं है। सच में गैर सॉवरेन वेंचर कैपिटल फर्म जैसी कोई बड़ी कंपनियां नहीं हैं। ठीक है, किसके पास है आप जानते हैं? सबसे बड़े AUM शायद कई फंडों में फैले हुए हैं या 400-500 मिलियन के हैं, और ये उन सबसे पुरानी कंपनियों के लिए है जो 10-12 साल से बाजार में हैं। तो बाजार वास्तव में बिखरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि शुरुआती चरण पर ज़्यादा जोर है। इसलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो 3, 4 या 5 मिलियन डॉलर के चेक लिख सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो निर्माण नहीं बिगाड़ सकते, जिसका अर्थ है कि वे एक फंड में एक सिंगल स्टोरी पोर्टफोलियो कंपनी में ज़्यादा निवेश नहीं करते हैं। लेकिन बहुत कम फंड हैं जो 10, 20 मिलियन या 30 मिलियन के चेक का नेतृत्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो अगर आप शुरुआती चरण में हैं तो आप 1 से 5 मिलियन डॉलर जुटा रहे हैं। काफ़ी ड्राई पाउडर है, यह उपलब्ध है, आप इसे जाकर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप उन कंपनियों के समूह में हैं जो 2019 से 2023 के बीच में उभरी है, जब आप सीड फंडिंग जुटाते हैं और अब आप 8, 10, 20 या 30 मिलियन सीरीज़ भी फंडिंग जुटाना चाह रहे हैं, ऐसा करना बहुत मुश्किल है। और ऐतिहासिक रूप से ये कैसे किया गया है जब आप मूल रूप से एक दूसरे के ऊपर कई नेस्टेड कन्वर्टिबल्स उठाते हैं और आप चारों ओर एक साथ घूमते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ नेतृत्व नहीं कर सकता है। तो आप जानते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए ड्राई पाउडर है, लेकिन यह चरणबद्ध है, थोड़ा सा निर्भर है। नहीं, ये सही है। और अगर आप संख्याओं को देखें, यदि आप देखें, आप जानते हैं ग्रांट, एंजल या प्रीसीड, तो इस तरह के सैकड़ों निवेश हैं। ऐसा हो रहा है। ठीक है, इस सन 2023 में ही 400-500 ऐसे निवेश हो चुके हैं। फिर ये गिर जाता है, हाँ, बीच में एक थोड़ा सा डगमगाता है और फिर बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि ये वे लोग हैं जिन्होंने लेट स्टेज निवेश में तेजी दिखाई है, जैसे कि टाबी, टमारा वगैरह। लेकिन बीच का जो हिस्सा है, जहां से मेरे व्यक्तिगत विचार में इकोसिस्टम की सेहत का पता चलता है, क्योंकि ये शुरुआत या अंत है। हम सभी जानते हैं कि कई कंपनियां असफल भी होंगी। ठीक है, बिल्कुल। आप जानते हैं सफलता दर जो भी हो, मुझे नहीं पता 10 में से ये, 90 में से ये, 100 में से ये, जो भी संख्या हो, ये आमतौर पर, मेरा मतलब है अन्य बाजारों, अन्य उभरते बाजारों में A से B, सीरीज A से B तक 4 से 7% जैसा है। हाँ, तो ऐसा है। और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि एक स्वस्थ प्रणाली बनाने के लिए वह सुधार आवश्यक है। ठीक है, मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। यदि मैं एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछ सकता हूं तो क्या वेंचर कैपिटलिस्ट्स ने इस अनुभव से कुछ सीखा है? मैंने कुछ बेहतरीन वेंचर कैपिटलिस्ट्स को संस्थापकों के लिए लिखते हुए देखा है कि उन्हें क्या सीखना चाहिए और उन्हें अलग क्या करना चाहिए। और मैं शो के अंत में आपसे पूछूंगा, अगर संस्थापक धन जुटाना चाहते हैं तो उन्हें अलग क्या करना चाहिए? क्या होगा अगर वेंचर कैपिटलिस्ट ने इस अभ्यास से कुछ सीखा, या इस अभ्यास से नहीं बल्कि इस दौर से जिससे हम गुजरे हैं? खैर, मुझे लगता है ये बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट्स के लिए एक विनम्रता भरा अनुभव है। क्या उन्होंने ये सबक सीखे हैं? क्या हम फिर से तेज़ी के द्वार से गुजरेंगे और हम ऐसे ही पैसा लगाते रहेंगे? शायद। मेरा मतलब है सिर्फ इसलिए कि जैसा कि मैंने कहा, वेंचर कैपिटल रिटर्न मॉडल की प्रकृति है कि आपको अगली बड़ी कंपनी ढूंढनी है, और अगर लोग हर तरफ पैसा लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आप अगली बड़ी चीज़ से चूक जाएं। आपका प्रोत्साहन पैसा लगाना है, न कि रोकना, जब तक कि यह पूरी तरह से स्पष्ट न हो जाए कि आप जिस भी चीज़ पर पैसा लगा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट्स के लिए दीर्घावधि में सबक सीखना कठिन होगा। हर कोई कहेगा कि उन्होंने काम समय में किया है, लेकिन लंबे समय में ये काफ़ी कठिन है। मुझे लगता है कि ये बात मुझे भी स्पष्ट हो रही है। ये थोड़ा सा ऐसा था जैसे कि लीड इन्वेस्टर ढूंढो, लीड इन्वेस्टर पे भरोसा करो, बस चेक काट कर दे दो। ठीक है, चाहे आपके पास उस क्षेत्र डोमेन का अनुभव हो या ना हो। और मैं आपसे सहमत हूं कि चाहे मंगलवार से शुक्रवार हो या मंगलवार से 3 मंगलवार दूर हो, यदि आपके पास वास्तव में डोमेन अनुभव नहीं है और आप वास्तव में नहीं जानते कि एसेट का सही तरीके से परीक्षण कैसे किया जाए, तो समय अप्रासंगिक है ना? मुझे लगता है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि आपके लिए किसने चेक काटा है। और अगर कोई विशेष नाम या कई विशेष नाम सामने आते हैं और कहते हैं हाँ उन्होंने चेक काट कर दिया है, तो आपका तर्क सही था। आप जानते हैं आप क्या खोज रहे हैं? 50 लाख। बढ़िया, मैं एक चेक काटूंगा और आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं लहर की सवारी करने जा रहा हूं। मैं एक मुद्दे पर आता हूं, सऊदी अरब के उदय के आसपास। ठीक है, अगर आप वास्तव में इसे देखते हैं तो वहां एक बड़े पैमाने पर बदलाव आया है, और मैं कुछ संख्याओं को देख रहा था। मुझे क्षमा करें, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, इसलिए मुझे अब ये चीज़ें लिखनी होंगी। मुझे लगता है तो 100% मेगा डील सभी कैसे थे, है ना? मुझे लगता है कि कैसे साल दर साल बढ़ता गया, है ना? जाहिर तौर पर मेगा डील्स ने मदद की,
निवेश में गिरावट के मामले में यूएई को काफ़ी बड़ा झटका लगा। सारे बोर्ड पर, मेरा मतलब सिर्फ फिनटेक से नहीं है। यूएई 2022 में कुछ 1.6 बिलियन से घटकर 0.6 बिलियन हो गया, जो कि बहुत अच्छा साल नहीं था सिवाय आरण के। मिस्र में कुछ व्यवस्थागत मुद्दे हैं, तो चलिए मिस्र को दोष ना दें। क्या आपको लगता है कि यह बदलाव अब स्थायी है तो केएसआई की ओर? बस इसमें एक रिंच फेंकने के जैस, क्योंकि आप जानते हैं मैं सऊदी कंपनी बनाम यूएई कंपनी बनाम किसी अन्य कंपनी के आधार पर परिसर से असहमत हूँ। तो वे सभी क्षेत्रीय कंपनियां हैं। स्थानीय कंपनियां निश्चित रूप से हैं। मेरा मतलब है ये वास्तव में स्थानीय बुनियादी ढांचे, भारी मौसम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बुनियादी ढांचे से संचालित चीज़ों के बारे में बात करता है। तो फिनटेक उसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये बहुत विनियमित है। लेकिन कुल मिलाकर और इस तरह हम अपने सिद्धांत का निर्माण करते हैं। यूएई या सऊदी या मिस्र की कंपनी या किसी भी अन्य कंपनी की परिभाषा क्या है? मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर सफलता पाने के लिए, बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए, जैसे कि करीम, जैसे कि सूख, जैसे आप जानते हैं, ये वास्तव में बाहरी प्रकार के निकास हैं। आपको स्थानीय के बजाय पूरी तरह से क्षेत्रीय और कई बाज़ारों में फैला होना चाहिए। इसके कुछ अच्छे अपवाद भी ज़रूर हैं। तभी एक और उदाहरण है, ये एक क्षेत्रीय व्यवसाय है। हम कहते हैं कि ये सऊदी में मुख्यालय है, लेकिन ये 2 प्रमुख बाज़ारों को संबोधित करता है। इसने लंबे समय तक मिस्र में भी कोशिश की और फिर, इसलिए मेरा मानना है कि हमें इनमें से अधिकांश कंपनियों को कुछ परिभाषाओं के अंतर्गत स्थानीय के बजाय क्षेत्रीय के रूप में देखना चाहिए। आप अभी भी अधिकांश संचालन या पूंजी कहाँ जाएगी? क्या कंपनी का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात में होगा? पूंजी का बड़ा हिस्सा और परिचालन व्यय आदि सऊदी अरब जाएगा, क्योंकि वह अरब दुनिया का सबसे बड़ा एकल बाजार है ना? या मध्य पूर्व में ये सबसे बड़ी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था है, ये सबसे बड़ी जीडीपी है। आप मूल रूप से ये कह रहे हैं कि यह आनुपातिक रूप से अनुसरण कर रहा है। आनुपातिक रूप से ये है, बहुलतावादी रूप से सबसे बड़ा, आप जानते हैं। तो स्वाभाविक रूप से यदि आप इसे एक सऊदी कंपनी के रूप में परिभाषित करते हैं तो ये समझ में आता है। लेकिन वास्तव में कुछ अपवादों के साथ, विशेष रूप से कुछ फिनटेक में, और आपके पास प्रसिद्ध जहेज है फूड टेक। हाँ, वे क्षेत्रीय व्यवसाय होते हैं और मुझे यकीन नहीं है कि उन्हें संयुक्त अरब अमीरात बनाम के रूप में सोचना कितना उपयोगी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि मैं कहां से आ रहा हूं। तो मैं पूरी तरह आपके विचार से सहमत हूं कि एक ऐसे क्षेत्र में जो इतना छोटा है, और ईमानदारी से कहूं तो उन सभी को संचयी रूप से, अगर आप तेल अर्थव्यवस्था को बाहर कर दें, तो उपभोक्ता और व्यावसायिक दोनों दृष्टिकोण से इन सब में मिलकर भी बहुत कुछ नहीं है। आपको इसे क्षेत्रीय स्तर पर देखना होगा, है ना? हाँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे लगता है कि हम अपने क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम, बेहतरीन व्यवसाय बना सकते हैं। और मेरी कभी कभी ये कहने के लिए आलोचना की जाती है, लेकिन मेरा मतलब है मीना अर्थव्यवस्था का आकार स्पेन की अर्थव्यवस्था के आकार के बराबर है। इसके अलावा आप जानते हैं प्रोवेंस के कुछ हिस्से आप जानते हैं, तो ये वास्तव में उतना बड़ा नहीं है। वह है, मैं उसे नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि लोग इसे पसंद नहीं करते जब मैं ये कहता हूँ, लेकिन मैं आलोचना नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ क्या बना सकते हैं, इसे कम करके आंकना है। हम अद्भुत महान कंपनियां बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए यदि आप कर सकते हैं तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए इन बाज़ारों को जोड़ना चाहिए। यदि आप कर सकते हैं तो आपको तुर्की को भी जोड़ना चाहिए। आप जानते हैं, जैसा कि हम करते हैं, इसलिए हम वास्तव में तुर्की को उसके हिस्से के रूप में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तब आपके पास जहां संभव हो एक बड़ा आर्थिक ब्लॉक होगा। तो मैं वास्तव में इस विचार के लिए प्रचार करने की कोशिश करता हूं, इस अतिरिक्त प्रावधान या चेतावनी के साथ कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सऊदी है। तो आपके पास सऊदी के बिना एक बड़ा व्यवसाय नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन अगर आप पूरे क्षेत्र को मिला दें तो आपके पास और भी बड़ा व्यवसाय हो सकता है। तो ये बात है, सबसे महत्वपूर्ण है सऊदी में प्रवेश, सऊदी बाजार तक पहुंचना। लेकिन इसके अलावा भी जोड़ें, फिर आपके पास एक बड़ा ब्लॉक है। हाँ, और मैं आपको एक दृष्टिकोण दूंगा, और ये एक तरह से थोड़ा इस बारे में मेरा दृष्टिकोण है कि भविष्य में मैं इस क्षेत्र को कैसे विकसित होते देखता हूँ। और मुझे पता है कि मैं 100% गलत हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा। मुझे लगता है, जैसा कि आपने कहा, मिनी है ना? पाकिस्तान एक बहुत ही दिलचस्प देश है। दुर्भाग्य से ये अपनी चुनौतियों से गुजर रहा है, लेकिन आप जानते हैं ये संभावनाओं वाला एक बड़ा देश है और उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी। आपने तुर्की के बारे में बात की, फिर से कुछ चुनौतियों से गुजर रहा है, लेकिन बहुत आकर्षक है। और फिर आपके पास वह सब है जो आप जानते हैं, पूर्व सोवियत देश, जैसे कि मैं तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मध्य एशिया कह सकता हूँ। वे मध्य एशिया की कंपनियाँ जिनके बारे में वास्तव में आप तर्क दे सकते हैं, शायद उनमें और भी बहुत कुछ समान है, कुछ मायनों में। हाँ, कुछ मायनों में। तो आप इसे भूगोल की दृष्टि से एक तरह के सहसंबद्ध क्षेत्र के रूप में देखते हैं। मुझे लगता है कि इसमें संभावना है।
मुझे लगता है कि मैं वास्तव में सऊदी बनाम के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है एक विशेष देश, और मैं यहाँ यूएई को निशाना नहीं बना रहा हूँ। यह मूल रूप से संस्थापकों की मानसिकता पर यह कहना है हमें अपना व्यवसाय कहाँ स्थापित करना चाहिए, ठीक है। और वर्षों से हमने, आप जानते हैं यूएई और यूएई में दुबई आने की जगह थी, ठीक है, क्योंकि आपने मूल रूप से अपेक्षाकृत अनुकूल नियामक या सैंडबॉक्स वातावरण के बारे में कहा था जो डीआईएफसी प्रदान करता है ना। आपके पास प्रतिभा तक पहुंच है, काफ़ी अच्छी प्रतिभा, दुनिया में सबसे अच्छी नहीं थी लेकिन सबसे अच्छी जो इस क्षेत्र के आसपास थी, वेंचर कैपिटल और कुछ सीवीसी फंड वगैरह के माध्यम से पूंजी तक पहुंच थी और इत्यादि। और आप जानते हैं एक छोटे या काफ़ी बड़े बाजार में जहां आप परीक्षण कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर आप टैबी को देखें तो ये इसी तरह शुरू हुआ है ना, कहानी यहीं से शुरू हुई। वास्तव में मुझे पता है, मुझे लगता है टमारा भी, हालांकि ये सऊदी में पहले शुरू हुआ, मुझे लगता है वे यहाँ सक्रिय हैं, वे हमेशा सक्रिय थे। मुझे लगता है कि वे यहाँ शुरू में तेज़ी से आगे बढ़े और फिर आप जानते हैं कुछ हुआ। अब अगर मैं गलत हूँ तो अब्दुल मजीद मुझे सही करेंगे, लेकिन हम इसे किसी और दिन के लिए छोड़ देंगे। मेरा विचार ये है, मैं एक प्रश्न के साथ आपके पास वापस आता हूँ, वह है क्या आपको लगता है कि स्टार्टअप संस्थापकों से, वेंचर कैपिटलिस्टों से आप सभी का ध्यान अधिक स्थापित सऊदी व्यवसायों की ओर बढ़ेगा? ये सवाल है, मुझे लगता है। नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल ये स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि जो चीज़ इसे आगे बढ़ा रही है, मुझे लगता है कि आपके द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 3-4 वर्षों में सऊदी एक सोते हुए विशालकाय की तरह है जिसे जगाया जा रहा है, न कि किसी अतिप्रयुक्त सादृश्य का उपयोग करने के लिए। लेकिन उन्होंने एक बड़ी, अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में पूंजी उपलब्ध कराई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ढांचागत सुधार पर बहुत काम कर रहे हैं, चाहे वह नियामक सुधार हो, प्रतिभा को लाना आसान बनाना, बाजार का समतल करना। और कुछ मायनों में ये कुछ ऐसा होता जा रहा है जैसे कि बहुत बहुत उन्नत है ना, कारोबार करने के लिए आसान जगह होता जा रहा है। और ये देखते हुए कि ये सबसे बड़ा एकल बाज़ार है, इसके लिए उस हिस्से को लेना समझ में आता है। मुझे लगता है कि यूएई में चुनौती ये है कि दुबई के साथ विशेष रूप से, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से दुबई एक हब रहा है ना, क्षेत्रीय हब, ये पूंजी का अभाव है ना। यहाँ बहुत कम स्थानीय पूंजी है जो सिस्टम से प्रवाहित हो सकती है। तो अगर आप दक्षिण पूर्व एशिया जैसे समान पारिस्थितिकी तंत्र से तुलना करते हैं तो सिंगापुर एक हब है जो दुबई की तरह की भूमिका निभाता है। और फिर दूसरी तरह का मुख्य रूप से इंडोनेशिया सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है और इसलिए सिंगापुर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन अंतर यह है कि सिंगापुर जीआईसी, टेमासेक आदि के बीच पूंजी से भी भरपूर है, जबकि इंडोनेशिया नहीं है। तो इस तरह का एक स्वाभाविक सहजीवन है। यूएई और सऊदी के बीच ऐसा नहीं है जहां वास्तव में दुबई ने ऐतिहासिक रूप से ढांचागत सुधार प्रदान किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूंजी। लेकिन अब यह एक रोचक गतिशीलता बनाता है जहां सऊदी पूंजी, उपभोक्ता बाजार और ढांचागत सुधार प्रदान करता है। तो मुझे लगता है कि इकोसिस्टम थोड़ा और बदलाव में रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये आम तौर पर अच्छी बात है। मुझे लगता है कि संस्थापकों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि एक क्षेत्रीय मानसिकता हो। मैं अपने व्यवसाय को अधिक से अधिक संभावित लाभदायक बाजारों तक पहुंचने के लिए कैसे अनुकूलित करूं, मैं इस तरह कैसे काम करूं। और मैं ईमानदार रहूंगा, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। और फिर मेरा झुकाव फिनटेक की ओर है क्योंकि मेरी समझ बाकी क्षेत्रों के बजाय उसमें बेहतर है। और मुझे लगता है कि हम अन्य क्षेत्रों में जाएंगे क्योंकि ये मेरा अगला प्रश्न होने वाला है, या शायद उसके अगले प्रश्न के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि एक नियामक चुनौती भी है। मुझे लगता है कि हम कम से कम वित्तीय सेवाओं के नज़रिए से अपने नियमों के मामले में बहुत बहुध्रुवीय हैं। कुछ स्तर का सामंजस्य जीवन को थोड़ा आसान बना देता है फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और क्या ये बदलेगा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि बहुत सारी अच्छी बहुपक्षीय बातचीत नियामकों के बीच हो रही हैं। हमें बस इसे कुछ चीज़ों में प्रकट होते देखने की ज़रूरत है। क्षेत्रों में आने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा सवाल पूछना चाहता हूं, और हम सिर्फ फिनटेक के बारे में बात करने से दूर चले जाते हैं क्योंकि आपका फंड स्पष्ट रूप से बहुत विविध है ना। क्या मिस्र, मैं हमेशा से इस बात से बहुत प्रभावित रहा हूं कि मिस्र का स्टार्टअप्स कैसा है। मुझे लगता है कि उनके पास कुछ बेहतरीन संस्थापक हैं। जब मैं यूएई में बिजनेस के सिलसिले में था, उस दौरान मिस्र में काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। आप जानते हैं उस देश में जो हो रहा है उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। ये ऐसे बहुत बहुत कठिन बना देता है। एक बात बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है, किसी के लिए भी बाहर से मिस्र में जाना और सफल होना अब लगभग असंभव है। इसके कई कारण हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स, स्थानीय विनियमन, विदेशी मुद्रा संबंधी समस्याएं। आज जहां आप हैं वहां बैठकर मिस्र के बारे में आपका क्या विचार है? तो मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हमने कुछ वास्तव में दिलचस्प व्यवसायों में निवेश किया है जो इस बहुत ही कठिन वातावरण में फल फूल रहे हैं। तो हमने सिलेंडर नामक कंपनी में निवेश किया है जो इस्तेमाल की गई कारों का एक बाजार है। ठीक है,
जहाँ वे उनको एक तरह से नवीनीकृत करते हैं। और ये है, वे कारों को खरीदते हैं और फिर बेचते हैं और बीच में थोड़ा सा नवीनीकरण करते हैं। और वो, मेरा मतलब है, वो पूरी तरह से शानदार तरीके से चल रहा है। मेरा मतलब है अविश्वसनीय रूप से अच्छा कर रहा है। हम होम स्मार्ट नामक कंपनी में भी निवेश करते हैं जो एक ऑनलाइन फर्नीचर व्यवसाय है। तो ओमनी चैनल ऑनलाइन ऑफलाइन का मिस्र में और सऊदी में कारोबार है, लेकिन बेहद अच्छा कर रहा है। और हम ADI नामक कंपनी में भी निवेश करते हैं जो खेतों के लिए एक SaaS व्यवसाय है, लेकिन मिस्र में शुरू हुआ और वैश्विक स्तर पर जा रहा है। मुझे लगता है कि क्यों में मिस्र में निवेश करने में हम इस पूरी यात्रा में भाग्यशाली रहे हैं। कुछ गलतियां भी हुई हैं, लेकिन सामान्य तौर पर मुझे लगता है कि ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा है। और ऐतिहासिक रूप से ये राय जानते हैं काफ़ी। और आपके LPs आमतौर पर मिस्र में एक्सपोजर लेने के लिए आपके साथ सहज हैं। तो मैं मिस्र के बारे में सोचता हूँ, तुर्की के बारे में जिस तरह से सोचता हूँ उसके समान नहीं, जिसका अर्थ है कि यदि आप इन प्रकार के बाज़ारों में निवेश करना चाहते हैं जहाँ मुद्रा और स्थानीय बाज़ार की खपत के आसपास बहुत उथल पुथल है, तो आपको कुछ अपवादों के साथ स्थानीय उपभोक्ता इंटरनेट नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप ऐसे व्यवसायों में निवेश करना चाहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर सकते हैं और जिनके पास B2B घटक है, चाहे वह SaaS हो या किसी प्रकार के लीवरेज नेटवर्क हों। तो और जहां एक मुद्रास्फीति का वातावरण वास्तव में उनके लिए काम करता है, क्योंकि जैसे जैसे मुद्रा कम होती है आपका लागत आधार कम होता जाता है, लेकिन आप अन्य बाज़ारों की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा करने का एक तरीका है उस तरह के खेल को मध्यस्थता करने का। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसे इस संदर्भ से सोचना होगा, जिसका अर्थ है कि उन व्यवसायों को देखें जो मिस्र से अन्य बाज़ारों में स्केल कर रहे हैं या स्केल करने वाले हैं। और ऐसा करने का एक उचित तरीका है जहां उनकी लागत के आधार में कमी, सापेक्ष लागत के आधार, मुद्रा के गिरने के कारण का अर्थ है कि वे उस अन्य बाज़ार या अन्य कई बाज़ारों में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यही खेलने का तरीका है। ठीक है, ये मिस्र के लिए और तुर्की के लिए खेलने का तरीका है। तुर्की के लिए, तुर्की के साथ अंतर यह है कि यह बड़ी अर्थव्यवस्था है और आप अभी भी स्थानीय स्तर पर अधिक काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह सभी उभरते बाज़ारों के लिए समान है जहां मुद्रा पर अनिश्चितता है, जो एक वैश्विक मुद्दा है ना? लैटिन अमेरिका में भी यही स्थिति है। ये कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी वही है। तो ये नहीं है, ये एक अच्छी तरह से ट्रोडन मार्ग है, अच्छी तरह से चलने वाला मार्ग। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया के इस हिस्से में यह सब मिस्र पर केंद्रित है, क्योंकि दुर्भाग्य से अन्य उत्तरी अफ्रीकी देशों ने अभी तक कदम नहीं बढ़ाया है। मुझे लगता है कि हम ट्यूनीशिया में कुछ शुरुआती संकेत देख रहे हैं और कुछ संकेत मोरक्को में भी। मेरा मतलब है ट्यूनीशिया के पास कुछ अच्छे, आप जानते हैं, गहरी तकनीक के परिणाम हैं, क्योंकि वे वैश्विक स्तर पर सेवा करते हैं और स्थानीय रूप से नहीं सोचते हैं। वैसे भी ये एक छोटा बाजार है। मैं इन व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में सोच रहा हूँ। फिर से वापस उसी विषय पर, हम जटिल कठिन बाजारों में मौजूद हैं। आप जानते हैं ये कैलिफोर्निया नहीं है ना? हम उत्तरी कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं हैं। तो इस बाज़ार में काम करना कठिन है। हम कैलिफोर्निया से होते हुए नेवादा या किसी अन्य राज्य के बाज़ार में नहीं जा सकते और फिर उन अन्य 49 राज्यों तक पहुँच नहीं बना सकते। तो यहाँ ये बहुत अधिक कठिन है। लेकिन एक रास्ता है और वह यह है कि इस पूरे क्षेत्र को एक साथ कैसे जोड़ा जाए, इस बारे में वास्तव में सोचें। मेरा मतलब है वापस उसी विषय पर कि क्या यह संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी, मिस्र, तुर्की इत्यादि है। मुद्दा यह है कि मैं कई बाज़ारों तक कैसे पहुंच प्राप्त करूं। और जैसे ही आप निवेश के बारे में देखते हैं और यदि आप एक संस्थापक हैं जो बड़ा होना चाह रहे हैं, इसे पहले दिन से ही अपनी सोच में शामिल कर लें। ठीक है, बढ़िया। हमने बात की थी, आप जानते हैं, स्टार्टअप के जीवन चक्र के बारे में। हम जानते हैं कि हमने शुरुआती दौर में कुछ बढ़िया चीज़ों के बारे में बात की थी, फिर सब कुछ थोड़ा शांत हो जाता है कुछ मौकों के बाद। आइए एक सेक्टरल दृष्टिकोण अपनाते हैं। तो स्टार्टअप्स का एक संपन्न इकोसिस्टम बनाने के लिए आपको थोड़ा सचेत या जागरूक होना चाहिए कि आप किसी एक विशेष सेक्टर के प्रति पक्षपाती ना हो जाए। ठीक है, आप जानते हैं फिनटेक ने इस दुनिया के इस हिस्से की कल्पना को सही या गलत कारणों से जैसे मोहित कर लिया है। मैं इस पर बहस में नहीं पड़ना चाहता। जाहिर है हमने कुछ ई-कॉमर्स प्लेयर्स देखे हैं और हम उनमें से कुछ को आगे आते हुए देखना जारी रखते हैं। जाहिर है उनमें से कुछ काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो बहुत से लोग चिंतित और डर सकते हैं यह कहकर, ओह क्या हम X और Y का सामना करना चाहते हैं। हमने बहुत सारे फूड टेक देखे हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का बाजार में आना और कुछ खिलाड़ियों की खरीदारी शामिल है। आप जानते हैं मैं सऊदी अरब में फूड टेक के साथ बहुत करीब से जुड़ा रहा हूँ। आप इसे कैसे देखते हैं? तो अगर आपको कोई असंतुलन दिखे तो वो कहाँ है? और जहाँ तक अन्य क्षेत्रों का संबंध है, आप वास्तव में कुछ दिलचस्प विकास के अवसर कहाँ देख रहे हैं?
तो मुझे लगता है कि शायद एक तरह से, आइए थोड़ी बात करते हैं फिनटेक के बारे में कि ये इतना हो सकता है एक परिकल्पना कि ये इस तरह से हावी, अतिनिवेशित या बहुलता वाला क्यों है। इसे छोड़ दिए। या अधिकांश बहुलता जहाँ निवेश होता है। मुझे लगता है कि इसका एक संरचनात्मक कारण है जो कि जीसीसी में भी है। मिस्र जैसे बाजार के अविकसित हिस्सों की तो बात ही छोड़ दें, तुर्की अलग है। तो चलिए जीसीसी और मिस्र की वित्तीय सेवाओं के बारे में बात करते हैं, चाहे वे B2B या B2C हों। अन्य उभरते बाज़ारों या इसी तरह के बाज़ारों की तुलना में बड़े पैमाने पर अविकसित हैं, जो समान आय वर्ग या विकास के स्तर पर हैं। तो हम अभी भी जीसीसी में हैं, जो दुनिया के सबसे बिना बैंक वाले और कम बैंक वाले क्षेत्रों में से एक है। इसमें उपसहारा अफ्रीका शामिल है ना। तो वित्तीय सेवाओं तक पहुंच अभी भी उतनी विकसित नहीं है जितनी कि अन्य जगहों पर है। उदाहरण के लिए तभी की तरह हम काफ़ी खुशकिस्मत रहे कि पिछली नौकरी में टबी पर निवेश करने का मौका मिला और हमने उनकी तरक्की भी देखी है। उदाहरण के लिए टबी का प्रदर्शन बाकियों से बेहतर क्यों है? या हम सोचते हैं कि यह अधिकांश खरीदें अब भुगतान बाद के मॉडल्स को वैश्विक तौर पर गैर निष्पादित आरण और उन पर बढ़ा देता है, तरक्की इत्यादि। तमारा भी काफ़ी अच्छी है। मेरी समझ से इसका कारण है उपभोक्ता ऋण तक पहुंच की भारी कमी। आम घरों और व्यक्तियों के पास उपभोक्ता ऋण की पहुंच नहीं है, जबकि वे ऋण लेने के योग्य हैं। लेकिन क्योंकि पारंपरिक वित्तीय संस्थान थोड़े आलसी हैं और क्योंकि वे B2B तरीके से दूसरे सरकारी संस्थानों को उधार देने में ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, तो उन्हें आम लोगों तक पहुंच बनाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास आर्ण लेने योग्य घरों, व्यक्तियों का बड़ा वर्ग है जिनके पास वास्तव में उपभोक्ता आर्ण तक कोई पहुंच नहीं है। जब इस क्षेत्र में BNPL आया तो ये बहुत अच्छी बात थी। मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने और भुगतान करने तथा ये सभी महंगे कार्य करने आदि के लिए 20 फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ये काम करता है। जबकि बहुत से दूसरे बाज़ारों, विशेष रूप से विकसित बाज़ारों में BNPL सिर्फ कमज़ोर क्रेडिट वाले उधारकर्ताओं के लिए है। तो BNPL ने कदम रखा, बड़ी उछाल ली है और एक बड़ी कमी को पूरा किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरा फिनटेक सेक्टर यानी इस तरह की गतिविधि, इसीलिए पूरी फिनटेक वित्तीय सेवा श्रृंखला में यहाँ कहीं और से ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि वे बाज़ार की असली कमियों को पूरा कर रहे हैं। दूसरे उभरते हुए बाज़ार और विकसित बाज़ार दोनों में पारंपरिक वित्तीय सेवा संस्थानों ने इन खाली जगहों को भरने में मदद की है। तो ये मेरा सिद्धांत है। तो खालिद, हम इस पर 2 सत्र कर सकते हैं, है ना? मेरी भी इस विषय पर अपनी राय है आपकी तरह। आपको पता है, मैंने टबी का प्रारंभिक दौर करीब से देखा है। मैं हुसाम को जानता हूँ। असल में मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि हम पहले थे। मैं उस समय अल्फुटैम समूह के लिए काम करता था और असल में पहला बड़ा ग्राहक जो टबी के साथ आया वह अल्फुटैम समूह था, जिसमें इकिया, मार्क्स एंड स्पेंसर वगैरह शामिल थे। मैंने आपकी परिकल्पना का एक हिस्सा सुना है और मैं असहमत नहीं हूँ। मेरी निजी राय में टबी और तमरा बाजार में पहले से मौजूद किसी कमी को नहीं भर रहे थे। मेरे ख्याल से उन्होंने एक छिपी हुई ज़रूरत को जगाया। उन्होंने विशेष रूप से ई-कॉमर्स में उपभोक्ता के सफ़र को बहुत आसान बना दिया, है ना, चेकआउट के लिहाज से। इनमें से अधिकतर लोग क्रेडिट लेने योग्य हैं और इसीलिए आप नुकसान कम देख रहे हैं। दरअसल इनमें से कई के पास तो क्रेडिट कार्ड भी हैं। हाँ, मैं भी चेकआउट के समय पर जो परेशानी होती है ये भी एक कमी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आप जानते ही हैं कि चेकआउट कितना बुरा अनुभव था। कभी बैंक को फ़ोन करना पड़ता है या कुछ तो था ही। तो ये है, अगर एप्पल पे 2 साल पहले आ गया होता किश्तों के साथ, हाँ किश्तों के साथ, या यहाँ तक कि अगर ये ऐसे ही आ चुका होता क्योंकि एप्पल पे मोबाइल पर चेकआउट में नहीं था, इसे जोड़ना महंगा था वगैरह वगैरह, तो मुझे लगता है कहानी कुछ और होती। लेकिन इसे हम किसी और सत्र के लिए छोड़ देते हैं। आज फिनटेक के प्रति मेरा जो दृष्टिकोण है और फिनटेक में होने की वजह से ये मेरा दुख है कि हम यहाँ बाजार की कुछ असली समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, है ना? जहाँ तक SME की बात है, हम सही मायने में वित्तीय समावेशन या सेवा से वंचित वर्ग को लक्ष्य नहीं कर रहे हैं। हम असल में श्रमिक वर्ग की सेवा नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि कुछ अच्छे व्यवसाय सामने आ रहे हैं, जैसे कि तनख्वाह का कभी भी इस्तेमाल करने का अधिकार। आप जानते हैं BNPL का एक प्रकार है जिसे अभी विदेशी मुद्रा भेजें बाद में भुगतान करें कहा जाता है। और कभी कभी मुझे उन लोगों के लिए बुरा लगता है जो बाजार में विदेशी मुद्रा भेजने का काम करते हैं। मेरी भाषा में तो ये असली फिनटेक थे। सही, हाँ, है ना? जिन्होंने पैसा काफ़ी कुशलता से सीमा पार भेजा, जल्दी और सुरक्षित रूप से आम लोगों के लिए, जो दुर्भाग्य से सुविधा से वंचित वर्ग है। किसी विचित्र कारण से, या यूं कहें कि जो कारण हम सब जानते हैं, वे पूर्ण विकसित फिनटेक नहीं बन पाए। वरना आप उस विदेशी धन भेजने के काम और वेतन प्रक्रिया के इर्द गिर्द कई सारे उत्पाद बना सकते थे। हाँ, और इनमें से अधिकतर कंपनियां कम आय वाले लोगों के लिए वेतन प्रक्रिया का काम करती थीं।
लेकिन जैसा मैंने कहा, इसे हम किसी और सत्र के लिए छोड़ देते हैं। मुझे उस सोफे पर बहुत से लोग नहीं मिलते जो कुछ अन्य क्षेत्रों के बारे में बात कर सकें। ज़रूर ज़रूर। तो कृपया मुझे कुछ बताएं। दूसरे क्षेत्र जो कि हम इस बारे में विशेष रूप से उत्साहित हैं। तो एक और थीसिस जो हमारे पास है वो है, और ये कुछ ऐसी कंपनियों में झलकता है जिनमें हमने पहले ही निवेश किया है और कुछ में हम आगे भी निवेश कर रहे हैं। तो हम वास्तव में पसंद करते हैं और हम इसके लिए एक अच्छे नाम के साथ आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये प्राइवेट लेबल जैसा है, आपको एक कॉर्ड देगा और फिर हम वापस आएंगे। प्राइवेट लेबल, ओमनी चैनल रिटेल, जिसका अर्थ है कि लोग अपने स्वयं के ब्रांड, क्रॉस सेक्टर, विभिन्न प्रकार के सेगमेंट बना रहे हैं, अपनी तरह के प्राइवेट लेबल वाले हैं। तो हम एवा नामक एक कंपनी में निवेश करते हैं जो आईवीआर के क्षेत्र में है, और वे अपनी तरह के ऑप्टिकल चश्मे बनाते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है, वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से काम करते हैं। तो उनके पास रिटेल आउटलेट है, उनके पास अभी पूरे जीसीसी में बड़ी संख्या में स्टोर हैं, और ये कुल मिलाकर राजस्व और लाभप्रदता का एक बड़ा हिस्सा संचालित करता है। हमें लगता है कि ये सेगमेंट बेहद दिलचस्प है, क्योंकि क्या ये वॉरबी पार्कर के जैसा था? समान लेकिन बहुत बेहतर इकाई अर्थशास्त्र है। ठीक है। फिर मेरा मतलब है कि हम संख्याओं का खुलासा किए बिना बात करते हैं। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात है, और विभिन्न के बारे में बात करना। वैसे जब वॉरबी पार्कर सामने आया तो मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक था। तो विभिन्न क्षेत्र, चाहे वह फिनटेक हो, आप जानते हैं कि हमने ताबी तमारा एवा के बारे में बात की जो वॉरबी पार्कर के समान है। सऊदी में आपके पास जैज एंड हंगर स्टेशन था, और सभी डिलीवरी हीरो व्यवसायों के पास दुनिया में कहीं और के समकक्षों की तुलना में बहुत बेहतर इकाई अर्थशास्त्र हैं, जो कि सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है। लेकिन उस विषय को थोड़ा विराम देते हैं। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में, हाँ, मुझे लगता है खुदरा क्षेत्र की अलग अलग उपश्रेणियों में, चाहे वह फैशन हो, आईवीआर हो आदि में स्थानीय रूप से सोर्स किए गए ब्रांड बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, या फर्नीचर, या आप जानते हैं होम स्मार्ट और अन्य व्यवसाय जो वास्तव में स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह इनका काफ़ी बड़ा मार्जिन है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही कम प्रभावित क्षेत्र है जिसके बारे में कोई वास्तव में नहीं सोचता है, क्योंकि हम वास्तव में इसे तकनीक के रूप में नहीं सोचते हैं, जैसा कि आप एवा के उदाहरण से समझ सकते हैं, जिसकी यह यात्रा अभी शुरू हुई थी। एवा ने पूरी तरह से एक ऑफलाइन मार्केटप्लेस के रूप में शुरुआत की थी, जैसे कि थर्ड पार्टी उत्पादों की बिक्री करना, लेकिन बाद में उस मार्ग पर आगे बढ़ी, उस तरह के अवसर को देखा। तो मुझे लगता है कि ये देखने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन ये कई क्षेत्रों को कवर करता है। तो चाहे आप माँ और बच्चे से संबंधित उत्पाद बना रहे हों, चाहे आप फैशन का काम रहे हों, चाहे आप लग्जरी फैशन का काम कर रहे हों, चाहे आप स्नीकर्स का काम कर रहे हों, लेकिन इसमें छूने लायक कुछ है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम, और मैं इन आंकड़ों को देख रहा था लेकिन उनका पता लगाना कठिन है, हम स्थानीय स्तर पर बनाए गए ब्रांडों की तुलना में बहुत अधिक वैश्विक ब्रांडों का उपभोग करते हैं। ये क्रॉस सेगमेंट है। हाँ। और जैसे जैसे हम डेटा के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं को बेहतर से बेहतर समझने लगते हैं, और हमारे पास थोड़ा अधिक आत्मविश्वास होता है, मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि बहुत से संस्थापक स्थानीय उपभोग के लिए निर्माण करते हैं। ये एक दिलचस्प तरीका है। यह एक बड़ा, आप जानते हैं, मैं उस पर एक बड़ा दांव लगाता हूँ। दूसरा भोजन के अंतर्गत है। मुझे लगता है कि पहली लहर एग्रीगेटर्स की थी। मुझे लगता है कि यह अति दिलचस्प है। मुझे लगता है कि नई लहर वास्तव में है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कार्लो नामक व्यवसाय में निवेश कर रहे हैं, जो कि आप जानते हैं हम जिस पर विश्वास करते हैं उसका सूचक है। तो कार्लो स्वस्थ भोजन सदस्यता को लंबवत रूप से एकीकृत करता है, इसलिए रसोई से लेकर ग्राहक और डिलीवरी तक सब कुछ उनके पास है, और आप अपने स्वास्थ्य देखभाल यात्रा के लिए अपने भोजन को वास्तव में अनुकूलित करने में सक्षम हैं, और आप क्या चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये अति और अति दिलचस्प वर्टिकल कंपनियां हैं जो पूरी तरह से चलन में हैं, और कोई समानता नहीं है। वैश्विक स्तर पर इस तरह के बहुत कम व्यवसाय हैं। तो ये यहाँ क्यों काम करता है? यह स्थानीय है। यह उस तरह के स्थानीय ब्रांड के विचार के अनुकूल है। इसे पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर ही कल्पना की गई है। और दूसरा, ये खड़ा वर्टिकल एकीकरण का एक प्रकार है, जहां आप मूल रूप से रसोई से ग्राहक तक की पूरी यात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो इसके आसपास और भी हैं। मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है। मुझे लगता है कि खाद्य क्षेत्र के कुछ उप उत्पाद डेरिवेटिव्स हैं जो दिलचस्प हो सकते हैं, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि वे क्या हैं। मुझे लगता है कि फिनटेक के अंतर्गत, मेरा मतलब है, बस उस पर वापस आने के लिए, फिनटेक के बारे में जो दिलचस्प है वह यह है कि आप इसे फिनटेक कहते हैं या नहीं, ये पूंजी बाजार के आसपास की चीज़ें हैं। मुझे लगता है बहुत ही रोचक। हाँ, ये शुरू होने जा रहा है क्योंकि हम उसके आसपास एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, लेकिन हमने अभी तक घोषणा नहीं की है, और अगर मैंने इसका खुलासा किया तो संस्थापक मुझे मार डालेंगे। लेकिन असल में, लेकिन वे पूंजी बाजार क्षेत्र में हैं। हाँ, तो हम और अधिक देख रहे हैं।
प्रबंधन पक्ष मैनेजमेंट साइड, संपत्ति पक्ष वेल्थ साइड, कहाँ पे? ये सार्वजनिक बाजारों में अधिक से अधिक हो रहा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये स्थानीय सार्वजनिक बाजार है जिसमें बहुत अधिक नहीं दिया जाता है और संस्थापकों से परेशानी नहीं होती है। लेकिन मूल रूप से जैसे जैसे मात्रा विशेष रूप से सऊदी में गहराता है, तो ये संभावित रूप से केवल सऊदी का खेल है, उन अपवादों में से एक है। लेकिन ये एडीएक्स और डीएफएम में भी हो रहा है। जैसे जैसे मात्रा और तरलता बढ़ती है और सिर्फ व्यवसायों की संख्या सार्वजनिक होती है, और यह दूसरी शांतिपूर्ण क्रांति है जो बैक एंड हो रही है, जिसके बारे में हमने बात नहीं की। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सी कंपनियां सार्वजनिक हो रही हैं, पारंपरिक व्यवसाय, भविष्य की तकनीकी कंपनियां, बोर्ड भर में सब कुछ। और आपको यहाँ खुदरा क्षेत्र से और यहाँ संस्थानों के साथ साथ विश्व स्तर पर इन बाज़ारों से आने वाली बहुत अधिक पूंजी मिल रही है। इसके साथ इन बाज़ारों की तेज़ी में मदद करने के लिए बहुत सारे प्रौद्योगिकी अवसर हैं। तो मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक दिलचस्प व्युत्पन्न डेरिवेटिव है। और दूसरी है उपभोक्ता आरण, कंज्यूमर क्रेडिट की व्युत्पत्ति डेरिवेटिव्स। हमने कहा कि इस क्षेत्र में उपभोक्ता आरण, कंज्यूमर क्रेडिट का वास्तव में विस्तार हुआ है, तो आपको अलग अलग तरीकों से इसकी सही सेवा करने के तरीकों की आवश्यकता है। और ये एक और व्युत्पत्ति डेरिवेटिव है, तो ये एक तरह से फिनेटेक क्षेत्र में है। मुझे लगता है कि ये आने वाली लहर है, ये दिलचस्प है। मुझे लगता है कि हम वास्तव में व्यक्तिगत चिकित्सा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की ओर, स्वास्थ्य देखभाल में क्रांति लाने के क्षेत्र में हैं। मुझे लगता है कि ये एक वैश्विक घटना है। मुझे लगता है कि ये इस क्षेत्र में आ रहा है। मुझे लगता है कि ये अलग अलग लहरों और रूपों में आने वाला है। कुछ शुरुआती संकेत हैं, आप जानते हैं, जैसे ग्लू केयर, अल हाशमी जैसी कंपनियां जो बेहद दिलचस्प हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ बहुत कुछ होने वाला है जहाँ स्वास्थ्य सेवा यात्रा व्यक्तिगत स्तर पर डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि आप अपनी स्वास्थ्य देखभाल की निगरानी और नियंत्रण केवल व्यापक रूप से करने के बजाय व्यक्तिगत रूप से करना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि उस देखभाल का वितरण बदलने वाला है, और मुझे लगता है कि हम उसे ढूंढने की कगार पर हैं। और यह हमारे लिए एक बड़ा क्षेत्र है। मुझे लगता है कि हम वास्तव में देख रहे हैं कि हम उस क्षेत्र में कैसे खेलते हैं। अभी तक वहाँ बहुत सी कंपनियाँ नहीं दिखी हैं, लेकिन वे वहाँ हैं। अंत में मुझे लगता है, आप जानते हैं, एक बेहतर शब्द की कमी के लिए रियल एस्टेट जैसी प्रॉपटेक, मुझे लगता है कि वह है। आप जानते हैं, टोकनीकरण और अन्य चीज़ों के इर्द गिर्द एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हाँ बिल्कुल, और वह आता है ना? तो आप जानते हैं, वास्तविक दुनिया की संपत्ति का टोकनीकरण और फिर रियल एस्टेट, मुझे लगता है कि वहाँ एक बड़ा अवसर होगा। अंतिम क्षेत्र है। मुझे लगता है कि सऊदी संयुक्त अरब अमीरात क्षेत्रीय केंद्रों की तुलना में अधिक वैश्विक केंद्र बनते जा रहे हैं। ठीक, कई कारणों से, जैसा कि हमने इस पूंजी कैपिटल का उल्लेख किया है, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है आदि। वह जो कर रहा है वह दिलचस्प टीमों का निर्माण कर रहा है जो अधिक वैश्विक बाजारों में सेवा प्रदान करती है। और मुझे लगता है कि हम उनमें से अधिक देख रहे हैं, और ये क्रॉस सेक्टर हैं, लेकिन वे प्राकृतिक बाजार हैं, वे ज़रूरी नहीं कि स्थानीय हों। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कंपनियां अधिक से अधिक उभरती हुई दिखेंगी, जबकि पहले वे वास्तव में व्यवहार्य नहीं थीं। उन्हें कुछ प्रतिकूल चयन का सामना करना पड़ा, जिसका अर्थ है कि जो कंपनियां वास्तव में निवेश नहीं करना चाहती हैं, वे यहाँ लंदन से या अमेरिका से ये कहते हुए आ रही हैं, ओह आप जानते हैं हम यहाँ हैं, क्या आप हमें कुछ पैसे दे सकते हैं क्योंकि हम अमेरिका में एक समस्या का समाधान कर रहे हैं। वे अच्छी कंपनियां नहीं होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह बदल रहा है, और इनमें से बहुत सी कंपनियां बड़े उभरते बाजार की समस्याओं को हल करना चाहती हैं, जो एक तरह से नया है। मैंने ऐसा नहीं देखा है। नहीं, और आप सही हैं। पिछले 12 महीनों में मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो इस क्षेत्र को देख रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र को थोड़ा अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर आप जानते हैं, पूरा जटिल भूगोल जो मैंने तब चित्रित किया था वह काफी दिलचस्प हो गया है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछने जा रहा हूं, खालिद, आप लोग महिला संस्थापकों में निवेश क्यों नहीं करते? खैर, हम महिला संस्थापकों में निवेश करते हैं। चलो, ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र ने मामूली 19 मिलियन का निवेश किया। हाँ, महिलाओं द्वारा स्थापित व्यवसायों पर 4 अरब में से। ठीक है, हम साल दर साल पिछड़ते चले गए हैं। हाँ ठीक है, इससे मैं मुश्किल में पड़ने वाला हूँ क्योंकि मेरे 2 साथी महिलाएं हैं। नहीं, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता, लेकिन हमारी कंपनी की 50% साझेदारी का नेतृत्व महिलाएं करती हैं, इसलिए हम महिलाओं में निवेश करते हैं। सवाल यह है कि क्या फंडिंग की कमी है? महिलाओं को आमतौर पर वेंचर कैपिटल से फंडिंग प्राप्त होती है। क्या यह एक कार्य है? महिलाओं को उद्यम पूंजी से फंडिंग कम मिलती है क्योंकि फंडिंग के समय कुछ प्रकार का पक्षपात या कुछ प्रकार की स्क्रीन लागू की जाती है। तो क्या महिला संस्थापक उद्यम पूंजी के पास जाती है? मुझे आशा है नहीं। क्योंकि या क्या पहले कुछ ऐसा है
उद्यमी के गठन की मूल्य श्रृंखला में जहां महिलाएं उतनी कंपनियों की स्थापना नहीं कर रही हैं या उस स्तर तक नहीं पहुंच रही हैं जहां वे उद्यम पूंजी से पैसा जुटा सकें। मेरा तर्क है, क्या मूल्य श्रृंखला में यह पहले है? मुझे लगता है कि पहले से ही कुछ अवरोधक हो रहा है, चाहे वह पारंपरिक लिंग भूमिकाएं हों जो अभी भी विशेष रूप से दुनिया के हमारे हिस्से में एक चीज़ हैं, या क्या ये अन्य प्रकार के कारक हैं। ये उस समय नहीं है जब ये मिलता है। मैं मुख्य रूप से उद्यम पूंजी के बारे में सोचता हूँ क्योंकि हम पैसा कमाना चाहते हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कौन आता है। यदि वह एक महान संस्थापक हैं तो वह एक महान संस्थापक हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये तर्क दे सकते हैं कि महिलाओं के खिलाफ एक अंतर्निहित पक्षपात है, शायद उद्यम पूंजीपतियों से, लेकिन मैं इसे नहीं देखता। मैं इसे अपने साथियों के साथ नहीं देखता। मैं इसे नहीं देखता। तो मैं कोशिश करता हूं और कहता हूं, तो सबसे पहले आप जानते हैं मेरे पास वास्तव में स्टार्टेडी नामक किसी चीज का प्रबंध निदेशक था। मुझे नहीं पता कि आप ये जानते हैं या नहीं। हाँ, बेशक। ठीक है। तो ये प्रोफेसर जगन्नाथन है और इन इंक्यूबेटर कार्यशालाओं और स्टार्टअप कार्यशालाओं में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या के बारे में उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वे आश्चर्यजनक रूप से अधिक हैं, है ना। तो यात्रा के दौरान कहीं तो ये सभी लोग शुरुआती चरण में ये सीख कर आ रहे हैं कि स्टार्टअप क्या होता है। उनमें से कुछ वास्तव में कुछ विचार भी सीख रहे हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन ये रास्ते में खत्म हो जाता है। मेरे पास कई महिला संस्थापक हैं जो यहाँ बैठी हैं। आप जानते हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी राय साझा की है। आप जानते हैं हम वापस समय पर जा सकते हैं। एक विचार है जो है एक संस्थापक, एक सफल संस्थापक का एक खाका है, और फिर मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूं जो उद्यम पूंजीपति के दिमाग के पीछे है। और वह खाका, मुझे क्षमा करें, यह बहुत ही मर्दाना मूल्यों से प्रेरित है, और वह खुद खाके में अंतर्निहित है, इसलिए नहीं कि किसी ने इसे मजबूर किया है, बल्कि इसलिए कि आदतन यह चलता आ रहा है। ठीक है, जो है आपका तात्पर्य अंतर्निहित पक्षपात से है? ये एक अंतर्निहित पक्षपात है जिसे आप हर सुबह उठकर नहीं सोचते हैं, लेकिन यह अवचेतन है। हाँ, ये अवचेतन स्तर पर है। ये वैसा ही है जैसे आप जानते हैं प्रोफेसर ने यहीं बैठकर कहा। वे कहते हैं हर कार में कॉफी होल्डर क्यों होता है और हैंडबैग होल्डर नहीं होता है ना? क्योंकि महिलाएं उतनी ही कार चला रही हैं जितनी पुरुष, लेकिन कारों को मूल रूप से बड़े पैमाने पर पुरुषों के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि वही थे जिन्होंने शुरू में गाड़ी चलाना शुरू किया था, और इसलिए कार पुरुषों के लिए एर्गोनॉमिक रूप से व्यवस्थित है। हमें अच्छे प्रोफेसर के साथ नखरे नहीं करने हैं, लेकिन आप हैंडबैग को कुर्सी पर रख सकते हैं। लेकिन आपके बगल में कोई बैठा है तो ये फर्श पर है, आप इसे पीछे रख सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये ऐसा है, मुझे लगता है कि वहाँ कुछ है। मेरा मतलब है मैं प्रोफेसर को नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि वह बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा जगत में कुछ ऐसा है, विशेष रूप से पिछले 10 वर्षों में, जहाँ वे परिणाम की असमानता का आकलन करना चाहते हैं और इसकी बराबरी अवसर की असमानता से करना चाहते हैं। सवाल आज का है, और मैं एक महिला नहीं हूँ, इसलिए मैं इस विषय पर बात करने में सावधानी बरत रहा हूँ। क्या महिलाओं के लिए अवसर की असमानता है या यह सिर्फ एक असमान परिणाम है? तो अगर वहाँ है तो अवसर की असमानता श्रृंखला में कहाँ हो रही है? मुझे नहीं मालूम, और ये वह सवाल है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, क्योंकि उद्यम पूंजीपतियों के रूप में आप लोग ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि शायद आप महान व्यावसायिक विचारों को खो रहे हैं, क्योंकि ये उस खाके में फिट नहीं होता है जिसका आप लोग उपयोग कर रहे हैं। ये आप जानते हैं मैं इसे बहुत सुनता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं मुख्य रूप से अपने निवेशकों के लिए पैसा बनाने के लिए प्रेरित हूँ। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ, और अगर आप देखते हैं कि पैसा बनाने का कोई रास्ता है तो हम करेंगे। मुझे लगता है कि परिणाम की यह असमानता पहले से ही कुछ घटित होने से प्रेरित है, मूल्य श्रृंखला में, है ना? प्रक्रिया में पहले, कहाँ पे, कैसे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतनी जल्दी नहीं जाता। तो ऐसा है, आप जानते हैं ये तब की बात है जब आप एक व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। मान लीजिए कि आप कॉरपोरेट या किसी तरह की गैर उद्यमी भूमिका वाले व्यक्ति हैं, और आप एक उद्यमी भूमिका निभाने या एक व्यवसाय शुरू करने या किसी व्यवसाय को सह स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या उस समय कुछ ऐसा है जो सामाजिक रूप से निर्मित उस तरह से अवरोधक है जो महिलाओं के लिए यह कदम उठाने के लिए अधिक निरोधात्मक है? हो सकता है, और शायद इसी को ठीक करने की ज़रूरत है। क्या कुछ और है? क्या यह धन की समस्या है? मुझे लगता है कि फंडिंग श्रृंखला की आखिरी कड़ी है, क्योंकि अगर कहीं भी श्रृंखला में लोग स्वाभाविक रूप से पक्षपात होने के विपरीत होंगे, क्या उद्यम पूंजीपति है? क्योंकि उद्यम पूंजीपति पैसा बनाने के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहित होते हैं, चाहे वह कहीं से भी आए। क्या यह समझ में आता है? मैं उस पर सवाल नहीं उठाऊंगा, और मैं इसे फिर से कहूंगा, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि यहाँ का दृश्य आप स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि आप वह पैसा कहाँ बनाते हैं, है ना? निश्चित रूप से। और मेरा प्रश्न है, क्या कुछ संभावित है? मैं अभी कुछ सुझाव नहीं दे रहा हूँ। हाँ,
क्या निर्धारण प्रक्रिया में संभावित रूप से कुछ गलत है जो हमें अवचेतन पक्षपात की ओर ले जाता है, जैसा कि आप इस शब्द का उपयोग करते हैं, या मैं अवचेतन पक्षपात शब्द का प्रयोग करता हूं? और क्या खाके को विकसित करने की आवश्यकता है? क्योंकि मैं एक उद्यम पूंजीपति को मौके पर खड़ा कर सकता हूं, और मैं आपको यह कहने के लिए कभी मौके पर नहीं खड़ा करूंगा कि क्या आपके सामने दो समान अवसर बैठे हैं और आप केवल एक में निवेश कर सकते हैं। और यहाँ है, आप जानते हैं, एक पुरुष स्टार्टअप संस्थापक और यहाँ एक महिला स्टार्टअप संस्थापक है। क्या प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से पुरुष की ओर जाने के लिए इच्छुक है? क्योंकि आप कहते हैं कि 99% अन्य सफल संस्थापक पुरुष हैं। इसलिए अगर मैं सिर्फ उन्मूलन की प्रक्रिया से गुजरता हूं, अगर दोनों व्यवसाय समान हैं, तो आदमी 99वें अंक जीतेगा। खैर, अभी 99.9% समय में उसके बाद एक महिला है ना, और मेरे विचार में यही प्रयोग किया जाना है। इस तरह आप पक्षपात को साबित करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक तरह का प्रयोग है जिसे चलाने की ज़रूरत है। मेरा मतलब है, मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये हमारे ढांचे में बनाया गया है। मुझे लगता है कि हम कम पक्षपाती हैं। पक्षपात मानव अनुभव का हिस्सा है। मेरा मतलब है, ये हमारे विकासवादी जीव विज्ञान में कठिन है और आप इसके लिए नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं। और आप जानते हैं, एक फर्म के रूप में हमारे लिए, मुझे लगता है, जैसा कि मैंने कहा, लगभग 50% भागीदार महिलाएं हैं। ये प्रभावशाली है। हम एक भाग जोड़ते हैं तो अब ये 40% की तरह है। मुझे 100% सटीक होने के लिए कहना चाहिए। और फिर मेरा अब तक का सबसे सफल निवेश एक महिला संस्थापक रैंडी सेलिंगर द्वारा किया गया था, जो इनसाइडर की संस्थापक थीं। आज ये अब तक का लगभग सबसे बड़ा डॉलर संभावित परिणाम है जिसमें मैंने कभी निवेश किया है। इसलिए ठीक है, नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। यदि आपके पास उत्तर नहीं है तो आपके पास उत्तर नहीं है। हाँ, मैं एक तरह से, मैं इस आधार को नकारता नहीं हूं कि अवचेतन पक्षपात हो सकता है, क्योंकि यह संभव है, क्योंकि यह अवचेतन है। तो आपको एक तरह से दौड़ना होगा, जैसा कि आपने कहा, एक डबल ब्लाइंड प्रयोग की तरह, ये पता लगाने के लिए कि वह पक्षपात कहाँ है। लेकिन मुझे लगता है कि यह संतुलन पर पड़ता है। मुझे लगता है कि हम उन लोगों का समर्थन करने के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहित हैं जो पैसा कमाते हैं, और यह श्रृंखला में पहले है जब ये कम है लाभ के उद्देश्य के बारे में कि अन्य कारक आ सकते हैं और उद्देश्य की उस तरह की शुद्धता को प्रदूषित कर सकते हैं। आप सही हो सकते हैं, या ये उस सब का संग्रह हो सकता है, और मुझे लगता है कि यह है, दुर्भाग्य से ये है। मैं बस इतना कह रहा हूं और हम अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं, महिलाओं में निवेश बेहद कम है, अगर मैं उस शब्द का उपयोग कर सकूं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे अच्छे व्यावसायिक विचार लेकर नहीं आ रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे व्यवसाय चलाने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं हैं। कोर्स करेक्शन की जरूरत है, और मुझे लगता है कि अगर कुछ और स्पष्ट रूप से किए जाने की आवश्यकता है तो मुझे नहीं पता कि इसका उत्तर क्या है। ऐसा करने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे लगता है कि यह युवा महिलाओं के एक पूरे समूह के लिए सही मिसाल कायम नहीं कर रहा है, जो व्यवसायी महिला उद्यमी बनना चाहती हैं, जो सभी इस नंबर को देख रहे हैं और कह रहे हैं, आप जानते हैं, मेरी सफलता की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वे किसी भी समय केवल डेटा देख सकते हैं और कह सकते हैं, आप कुछ जानते हैं, मैं इसे न करने के लिए बेहतर हूँ और चलो बस मुझे नौकरी मिल जाए। और फिर हम उस तरह के दुष्चक्र से नीचे जाते हैं। मेरा डर यही है, और मैं अन्य जनसांख्यिकीय कटौती और विभाजन से बाहर आया हूं, जहां मैंने इसे खेलते देखा है, जहां लोग, आप जानते हैं, कुछ करने के लिए हतोत्साहित हो गए हैं। तो फिर जो कुछ भी है, शायद ये कुछ अधिक संस्थागत है। मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं कि नई पूंजी को समस्या का समाधान करना है, ठीक है? लेकिन क्या, मेरा मतलब है, ये दिलचस्प है। मुझे लगता है कि सफल महिलाओं का एक पैनल लाना दिलचस्प होगा, और फिर हंस शिलिंगर की तरह इनसाइडर या MOO के संस्थापक, मॉम्स वर्ल्ड के संस्थापक। मैं सिर्फ अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों को सूचीबद्ध कर रहा हूं, या हमारे पास नादिन नाम की हमारी कंपनियों में वैल्यू के सह संस्थापक हैं, और उनसे सवाल पूछें। आप उनसे सीधे सवाल पूछें, और वहाँ सफल संस्थापक हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं, ओह, उन लोगों के लिए जो यह बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं कि कितना पूर्वाग्रह है लेकिन कितना नहीं है। मैं सोचता हूं कि जो लोग सफल हुए हैं उन्हें कैसा लगता है, और मुझे लगता है कि यह दिलचस्प होगा। ये दिलचस्प होगा। मेरे पास एक जोड़ी है और मैंने अलग अलग राय सुनी है, ठीक है? मैंने अपने पहले सीजन में एक विशेष संस्थापक के बारे में सुना, और आप जानते हैं, उसने कहा, अरे तुम्हें पता है, मुझे नहीं लगता कि यह एक महिला वाली बात है। मैंने बस इतना सोचा कि आप जानते हैं, कभी कभी महिलाएं विचारों को अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं करती हैं, और इसी तरह आगे भी। ज़रूरी नहीं कि मैं उस महिला की बात से सहमत हूं, लेकिन आप जानते हैं, ये उसकी राय है। उसे एक राय रखने की अनुमति है, और उसने अपने व्यवसाय के लिए धन जुटाया है। हमारे पास अन्य लोग हैं जिन्होंने वास्तव में कहा है, नहीं, यह वास्तव में कठिन था,
और आप जानते हैं, मुझे हमेशा लगता था कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए 150 मील प्रति घंटे की दौड़ लगानी होगी जो अभी 100 मील की गति से दौड़ रहा था। तो हम हैं, लेकिन मैं इस प्रस्ताव पर आपसे बात कर सकता हूं। मैं आपसे आपके पोर्टफोलियो कंपनी के संस्थापकों में से एक से मेरा परिचय कराने के लिए कह सकता हूं। हम उनसे सवाल पूछेंगे। मुझे नोवा कैपिटल पर वापस आने दें। माफ करना, हमने मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में बात की है, हालांकि आप नोवा कैपिटल के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं। मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या अलग बनाता है ना? बाजार में उद्यम पूंजीपतियों की बढ़ती संख्या के संदर्भ में, और मैं इसमें दूसरे प्रश्न को शामिल करूंगा ताकि ये आपको थोड़ा समय दे सके। आप लोग अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ अलग तरह से कैसे काम करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं? इसलिए मुझे लगता है कि यह विभेदक का एक प्रकार का हिस्सा है। आप जानते हैं, मैं इस क्षेत्र में इस प्रकार के बाजारों में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ। आप उतने बूढ़े नहीं लगते। हाँ, खैर मैंने बस यही किया है। ये सब है, मैं अच्छा था या बुरा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यह अच्छी बात हो, इसलिए मैंने इसे लगभग सीधे कॉलेज से बाहर आते ही किया है। ठीक है, गलती से, लेकिन मैं बस इसमें फंस गया। और आप जानते हैं, मैंने 330 से अधिक निवेश किए हैं। इसलिए जब हम नई पूंजी स्थापित करते हैं तो कुछ नया बनाने के लिए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं वमदा कैपिटल चलाता था। मैंने इसे स्थापित करने में मदद की और फिर पैसे जुटाए और मैं वहाँ मैनेजिंग पार्टनर था। फिर मैंने इसे स्थापित करने के लिए कुछ टीम के साथ कदम रखा और हम ऐसा करने के लिए 16-17 साल की सीख लेना चाहते हैं। इसलिए पहली चीज़ जो हम करना चाहते हैं वो ये समझना है कि सऊदी एक बड़ी आने वाली कहानी है, खासकर 2020 में, और इसमें काम करना एक कठिन जगह है। इसलिए हम अपने एंकर निवेशक बनने के लिए, बल्कि जीपी में हमारे साथ शेयरधारक बनने के लिए एक सऊदी संस्थागत भागीदार लाए। वह महत्वपूर्ण था, और वे जो करते हैं वह हमारी पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए सऊदी के अवसरों को कार्रवाई योग्य तरीके से खोलने में मदद करते हैं। नंबर 2, हमारा अत्यधिक ध्यान केंद्रित है मूल्य सृजन या सार्थक तरीके से हमारी कंपनियों का समर्थन करने पर। हमने इसे क्रैक नहीं किया है, लेकिन उच्च स्तर से परे संस्थागत रूप से इसे करने का प्रयास करने का तरीका इस प्रकार है। हमारे एक साथी जो वमदा में भी हमारे साथ थे, तब से आप जानते हैं कई भूमिकाएं निभा चुके हैं। उनका नाम नितिन रीन है। वे हुआ करते थे, तब वह एक ऑनप्रेटर हैं। वह एक्स रॉकेट एक्स मगराबी हैं और वे वास्तव में हमारी कंपनियों के साथ उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए एक ऑपरेटिंग स्तर पर काम करते हैं, और उन्हें विशिष्ट डोमेन में कई अंशकालिक विषय विशेषज्ञों द्वारा समर्थित किया जाता है। भर्ती, विकास, हैकिंग, मार्केटिंग, तकनीक, उत्पाद, UI, UX, जिसे हम अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए पुल आधार पर उपलब्ध कराते हैं। कंपनियां जैसा उचित समझती हैं उनका उपयोग करती हैं, और मुझे लगता है कि हमारी पोर्टफोलियो कंपनियां वास्तव में इसकी सराहना करती हैं, तो वे इसका इस्तेमाल करते हैं। और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम अपने AUM को बढ़ाते हैं, हम कैसे ऐसे और गहरा करने में मदद करते हैं, और ऐसा लगता है कि ये एक प्रमुख घटक है। हम अपनी प्रतिक्रिया में बहुत तेज़ होने की कोशिश करते हैं, हालांकि हम इसमें असफल हो जाते हैं, मैं बहुत सोचता हूँ, और हम तरह तरह से बेहतर और बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कैसे अच्छी प्रतिक्रिया जल्दी से प्राप्त करें और किसी तरह आप जानते हैं पास करें या किसी चीज़ को बहुत जल्दी आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि ये इस बात में अंतर्निहित है कि हम कौन हैं, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। आप इसे किस प्रकार मापते हैं? आप ऐसा कैसे करते हैं? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आखिरी बात यह है कि हम खुद को मल्टी स्टेज की तरह समझना पसंद करते हैं। हम फर्म का निर्माण करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक फंड नहीं है, बल्कि वास्तव में शुरुआती चरण से लेकर अंतिम चरण तक निवेश के कई चरणों को संबोधित कर रहा है। इस तरह हम फर्म की अवधारणा कर रहे हैं। हम अभी तक वहाँ नहीं हैं, लेकिन इसी तरह हम लंबे समय में अंतर करना चाहते हैं ताकि किसी कंपनी को उसकी फंडिंग यात्रा A से Z तक ले जाने में सक्षम हो सके। तो ये सवाल उठाता है, तो आपके अनुभव में आप जानते हैं 300 विषम निवेश, यदि अधिक नहीं तो बहुत कुछ देखा है, यदि मैं ऐसा कह सकता हूँ, पोर्टफोलियो कंपनियां। ठीक है, ऐसे कौन से सामान्य नुकसान हैं जो आपने वास्तव में शुरुआती चरण की कंपनियों या स्टार्टअप को इस तरह के बाजार में प्रतिबद्ध होते हुए देखे हैं? आपका किस तरह का होगा? इन बातों से सावधान रहें। किसी भी चीज़ से सावधान। मुझे लगता है कि एक बात जिस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है वह है संस्थापक की गतिशीलता। मुख्य रूप से संस्थापकों के बीच संबंध। इतनी सारी कंपनियां अलग हो जाती हैं। एक दूसरे के साथ काम करने के अच्छे तरीके में संस्थापकों को एक दूसरे के बारे में अच्छी समझ नहीं होती है। वे कागज़ पर समझ में आते हैं, लेकिन फिर जब वे वास्तव में एक साथ काम करते हैं तो वह काम नहीं करता है। ऐसा बहुत कुछ होता है। बहुत सी आंतरिक लड़ाई काफ़ी क्रूर हो सकती है, और यदि ये एक शुरुआती कंपनी है तो बहुत से लोग इससे बच नहीं पाते हैं। ठीक है, हाँ, और हम शायद ही उस बारे में बात करते हैं। इसी तरह आपके पास फाउंडर निवेशक की खराब डायनेमिक्स है, चाहे वह एंजल्स के साथ हो या शुरुआती दौर में या शुरुआती उद्यम पूंजी के साथ, जो काफ़ी विनाशकारी भी है। इसलिए मुझे लगता है कि आप जानते हैं, आपके सह संस्थापकों और आपके अन्य हितधारकों
अर्थात निवेशकों के साथ एक अच्छी तरह की संस्कृति का निर्माण करना वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है और यह बड़े पैमाने पर होती है, बड़े पैमाने पर विनाशकारी। और मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में इसके बारे में शायद ही कभी बात की जाती है, क्योंकि हम संघर्ष और इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात है। मुझे लगता है कि दूसरी चीज़ जो थोड़ी सी है, आप जानते हैं, पूरी तरह से अधिक तकनीकी पक्ष की ओर बढ़ रही है। मुझे लगता है कि ये विचार, हालांकि ये बदल रहा है, निष्पक्ष होना, हाई GMV, हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो भी आप इसे कहते हैं, उस टॉप लाइन का आंकड़ा या राजस्व बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, किसी भी कीमत पर बढ़ सकता है। लेकिन फिर एक प्रकार की भयानक इकाई अर्थशास्त्र के साथ, फिर इस वादे के साथ कि एक बार जब मैं एक निश्चित मात्रा तक पहुंच जाता हूं तो मैं मुड़ सकता हूं और स्विच कर सकता हूं, इसे चालू करें। और यह अमेज़न प्लेबुक है। लेकिन इसने 30 साल पहले एक बहुत ही खास तरीके से काम किया, और मुझे नहीं लगता कि यह काम किया। और ये एक ऐसा पैमाना है जो, यह पैमाने पर नहीं है, ये एक तरह का अभूतपूर्व है। या आप कह रहे हैं मैं नई सेवाएं शुरू करने जा रहा हूं जो एक बार मेरे पास पैमाना होने के बाद इसे लाभदायक बना देंगी। मुझे लगता है कि बहुत कम उदाहरण हैं जिन्होंने वास्तव में काम किया है, लेकिन मैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण रूप से सोचता हूं, और आप जानते हैं, कुछ हद तक बौद्धिक रूप से, यदि आप सोचते हैं कि इकाई अर्थशास्त्र का सबसे बुनियादी हिस्सा आपका सकल मार्जिन है, आपका सकल मार्जिन, और मैं हाल ही में इस बारे में सोच रहा था, ये वास्तव में इस अर्थ में आपके उत्पाद या सेवा के मूल्य का प्रतिबिंब है कि यह मांग के अंतर्गत संयोजित होती है। आप कितनी कीमत वसूल सकते हैं। आपके पास जितनी अधिक मूल्य निर्धारण शक्ति होगी, उतना ही अधिक सकल मार्जिन बनाम आप कितने प्रभावी ढंग से अपना उत्पाद बना सकते हैं या अपने उत्पाद या सेवा को वितरित कर सकते हैं। तो ये दिखाता है, यह समग्र रूप से बाजार के लिए आपकी उत्पाद सेवा के वास्तविक मूल्य को समाहित करता है। इसलिए यदि आप लगातार सकल रूप से सकल मार्जिन में हैं तो यह 0.3% जैसा है, या ये जो कुछ भी है, लेकिन ये आपके सापेक्ष उद्योग से काफ़ी कम है। लेकिन आपको लगता है कि आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप बाद में मार्केट शेयर हासिल करने जा रहे हैं। ये वास्तव में है। आपको रुक कर इसके बारे में सोचना चाहिए। सोचें कि नहीं, वास्तव में उन हितधारकों के 1-2 पक्षों में कुछ गड़बड़ है। जिस तरह से मैं इसे अपनी लागत संरचना या अपनी मूल्य निर्धारण संरचना पर बना रहा हूं, इसका मतलब है कि लोग मेरी सेवा नहीं चाहते हैं, इसका मतलब है कि मैं कीमत नहीं लगा सकता। तो मुझे लगता है कि संस्थापकों को वास्तव में इस बारे में बहुत गहराई से सोचना चाहिए। और फिर इकाई अर्थशास्त्र की अगली परत के बारे में सोचें, जो कि आप जानते हैं, अगली मार्केटिंग, जो भी हो आदि। लेकिन ये पहली परत कह रही है, मैं आपको पहले सिद्धांतों की अवधारणा बेच रहा हूँ, मैं एक्स बेच रहा हूँ, मैं एक्स नेट को सिर्फ खरीदने या दोबारा बेचने जैसे तरीकों से बेचकर कितना पैसा कमा सकता हूँ। और मुझे लगता है कि ये पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ खो गया था, काफी हद तक, क्योंकि वे केवल शीर्ष पंक्ति में रुचि रखते थे। शीर्ष पंक्ति। मुझे लगता है कि कुछ बुरे उदाहरण हैं। ऊबर, हमारे क्षेत्र में भी कुछ बुरे उदाहरण थे और उनमें से कुछ अभी भी प्रसिद्ध जाते हैं। मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, मुझे लगता है कि B2B मार्केट प्लेस बहुत कुछ ऐसा दिखता है, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, और उनके पास अभी भी बनाने के लिए मूल्य है। मैं उस पूरी बात को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस क्षेत्र के संस्थापकों को सुझाव दूंगा कि वास्तव में इस बारे में सोचें, मैं अपने उत्पाद या सेवा को कैसे बढ़ाऊं ताकि यह उस मार्जिन में परिलक्षित हो। और मुझे लगता है कि ये पूछने के लिए एक उचित प्रश्न है, और मुझे लगता है कि यह एक उचित सवाल है कि स्टार्टअप संस्थापकों को खुद से काफ़ी नियमित रूप से पूछना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं, उनके व्यवसाय मॉडल विकसित होते हैं, या इस अर्थ में विकसित होते हैं कि वे उसके आसपास की बदलती परिस्थितियों का जवाब देते हैं। मैं समय के प्रति सचेत हूँ। आपसे मेरा अंतिम प्रश्न है, एक उद्यम पूंजीवादी के दृष्टिकोण से, नोवा कैपिटल के दृष्टिकोण से देखें तो आप 2024-2025 में खुद के लिए क्या देखते हैं? मैं 2 चीज़ें बताऊंगा, ठीक है? आप जानते हैं, बाजार में बहुत उत्साह है कि स्टार्टअप क्षेत्र में भी IPO जारी रहेंगे। मुझे लगता है कि कुछ समेकित नाटक होंगे। आप जानते हैं, एक पूरा सेकेंडरी गेम है जो चलन में आएगा। इन तीनों के अलावा आप 2024 में उद्यम पूंजी डॉलर परिनियोजन के संदर्भ में कितना उछाल देखते हैं? क्या हमें LP का एक समृद्ध मिश्रण मिलेगा और कम संप्रभु LP आएंगे और फिर उद्यम पूंजी को तैनात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? मुझे लगता है कि हम जितने अधिक प्रकार के LP देखेंगे वे उतनी ही कम मात्रा में होंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे वैश्विक LP 1 मिलियन $, 2 मिलियन $, 3 मिलियन जैसे छोटे निवेश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही बाजार स्थिर होगा और वे अपने प्रकार के वैश्विक आवंटन को पुनर्संतुलित करेंगे, साल के अंत तक बड़े संस्थागत आवंटनकर्ता आना शुरू कर देंगे। तो मैं और LP देख सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा खुद से मतलब रखते हुए मैं चाहता हूँ कि वे LP बाजार में प्रवेश करें ताकि मैं उनसे पूंजी जुटा सकूँ।
लेकिन मैं देख सकता हूं कि यमुना मीना के इर्द गिर्द एक कहानी कैसे बन सकती है। 8 साल पहले लाटम या दक्षिण पूर्व एशिया भी ऐसा ही था। इसलिए मुझे लगता है कि मैं उस गतिशीलता को उभरता हुआ देख सकता हूं। इस क्षेत्र से बड़ी दिलचस्प कंपनियां निकल रही हैं और मुझे लगता है कि आप 2024 के अंत में इसे और देखेंगे। मुझे लगता है कि उद्यम पूंजी की तैनाती और डॉलर की तैनाती के मामले में समतल रहेगी, यदि नीचे नहीं गई तो, लेकिन वास्तव में बड़े सौदों द्वारा संचालित होगी। मुझे लगता है कि हम इतने उभरते बाजार हैं कि नमूना आकार प्रतिबिंबित नहीं होता है, इसलिए एक बड़ी बात हो सकती है। आप 500 मिलियन जुटा सकते हैं, अचानक ही 20% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसा आसानी से हो सकता है। और आप बड़े व्यवसायों को देखना शुरू कर रहे हैं जो 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन का टिकट खर्च कर सकते हैं, खासकर यदि आप दूसरे पक्ष के निवेश शामिल करते हैं। तो मुझे लगता है वर्ष के अंत में मेगा डील्स द्वारा संचालित वृद्धि नहीं होने पर मैं इसे समतल कहूँगा। मैं कहूँगा कि संख्यात्मक रूप से कम उद्यम पूंजी होंगी, जैसे कि उद्यम पूंजी की दुकानें या फंड मैनेजर, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ स्वाभाविक रूप से बाजार से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वे किसी भी कारण से, मुझे लगता है कि पार्टी किसी कारण से बंद हो सकती है, या ये एक तरह से मज़ेदार था और मैं इसे अब और नहीं करना चाहता, क्योंकि यह एक चक्रीय व्यवसाय है। इसलिए लोग चक्र अच्छे होने पर इसमें आना चाहते हैं। यह मज़ेदार है और फिर जब एक चक्र नीचे चला जाता है तो मैं वापस जाकर कुछ और करूँगा। क्या हमारे स्टार्टअप पुनर्मूल्यांकन स्वीकार करने जा रहे हैं? मेरा मतलब है वे पहले से ही हैं। मैंने सार्वजनिक रूप से ऐसा बहुत कुछ होते नहीं देखा है। मेरा मतलब है कि कोई भी इसके बारे में डींगे हाँकना पसंद नहीं करता, लेकिन ये मेरा मतलब है कोई भी इसे मनाने वाला नहीं है ना? क्या आप ये पहले से ही देख रहे हैं? तो क्या वे सुधारों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, न कि केवल समतल रहने के लिए? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ समतल होते हुए देख रहा था, या हम इसे 9 महीने पहले के अपने सीरीज बी के विस्तार के रूप में जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि यदि कंपनी की गति अच्छी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जिन कंपनियों के पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है आदि, आप कुछ पुनर्मूल्यांकन देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत से समतल, या आप जानते हैं उस तरह के समतल राउंड, या चलो एक और परिवर्तनीय डालते हैं। इनमें से बहुत कुछ वास्तव में उद्यम पूंजीपतियों द्वारा संचालित होता है जो अब भी अपने मूल्यांकन को कम नहीं करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि इसमें से कितना हिस्सा संस्थापकों ने स्वीकार नहीं किया है। मुझे लगता है कि संस्थापक व्यवसाय को जीवित रखना चाहते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि जब धक्का मुक्की की स्थिति होती है, वास्तव में मुझे लगता है कि कुछ अजीब व्यवहार उद्यम पूंजीपतियों द्वारा संचालित होता है जो इसके बजाय, क्योंकि उन्हें फिर से पूंजी जुटानी है ना? मेरा मतलब है यहाँ मज़ेदार खेल है। तो वे कहेंगे नहीं, आइए एक आंतरिक निरंतरता राउंड करें। हम इसे ऐसे करेंगे, कोई कठिन बातचीत करने और व्यवसाय को रीसेट करने के बजाय, ताकि मैं अभी भी अपनी पुस्तकों को 2x या 3x या जो कुछ भी हो उस पर दिखा सकूं। और मुझे ये खतरनाक लगता है क्योंकि, और यह विश्व स्तर पर किया गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे जैसे छोटे से पारिस्थितिकी तंत्र में अचानक यदि आपके पास जो है और परिणाम के बीच एक बड़ा अंतर है, सिर्फ इसलिए कि आप उस गेम को खतरनाक खेलना चाहते हैं, आप जानते हैं, तो वह बहुत खतरनाक है। तो ये मुझे लगता है कि, लेकिन मैंने कहा मुझे लगता है कि गतिशीलता संस्थापकों की तुलना में उद्यम पूंजीपतियों द्वारा अधिक संचालित होती है। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये मज़ेदार था। आने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि हम थे, जैसा आपने कहा, आपको एक चुनौतीपूर्ण बातचीत पसंद है। मुझे नहीं पता कि मैं आपको चुनौती देने में खरा उतरा या नहीं। नहीं, ये बहुत अच्छा था। मुझे बातचीत बहुत अच्छी लगी। बढ़िया, मुझे भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि वास्तव में दर्शक भी इसका आनंद लेंगे। इस साल मैं पिछले सीजन की तुलना में उन लोगों से बात करने में अधिक समय बिता रहा हूं जो निवेश की दुनिया से आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना रहेगा जो या तो व्यवसाय में आ रहे हैं या अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं अधिक से अधिक स्टार्टअप के साथ बातचीत करता हूँ, आप जानते हैं, अपने पापों के लिए मैंने खुद को एक एंजल के नज़रिए से सामने रखा है। मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ, इन संस्थापकों के साथ मेरी निरंतर बातचीत में से एक ये है कि आप जानते हैं, हमें जाकर पूंजी प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें कुछ स्मार्ट पूंजी प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें कुछ अच्छे उद्यम पूंजीपतियों के साथ काम करने की आवश्यकता है। हमें ऐसे उद्यम पूंजीपतियों की आवश्यकता है जो हमारे नेटवर्क को खोल सकें, क्योंकि हम सिर्फ पैसे से ज़्यादा पैसे का उपयोग करने में सक्षम होना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आगे बढ़ने में आपको दोस्तों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। वहाँ हमेशा नकारात्मक कहने वाले लोग रहेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बात जिस पर हम आज बात नहीं कर पाए, लेकिन फिर कभी, किसी और दिन, किसी और समय, मुझे लगता है कि सीवीसी को भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वे इस बाजार में पर्याप्त अच्छी भूमिका नहीं निभाते हैं। लेकिन आप जानते हैं, फिर से ये दिन का एक और एपिसोड है।
है ना? तो आने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो और सप्ताहांत अच्छा हो। और मुझे यकीन है हम और अधिक बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हम जो करते हैं उसमें काफी करीब हैं, है ना? हाँ। तो दोस्तों, वह नोवा कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर खालिद थे। मुझे आशा है कि आपको बातचीत पसंद आई होगी। ये काफी स्पष्टवादी थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कुछ भी प्रतिबंधित नहीं था, लेकिन अगली के लिए प्रतिबंधित रहेगा। अगला वही है, लेकिन इसके साथ ही मैं अलविदा कहना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अगले हफ्ते तक अलविदा।